Hey everyone, welcome to Gag24. I am Chitrang and in this video हम लोग क्रिएट करेंगे इस नोट स्टिकर एप्लीकेशन को. सो लेट मी क्विकली शो यू हमारी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्रिएट नोट बटन जिस पे क्लिक करने से हमारे यूआई में एक एम्प्टी नोट ऐड हो जाता है. नाउ वी कैन ऐड अवर टेक्स्ट हेयर एंड जो भी हम लोग ऐड करेंगे उस टेक्स्ट को हम लोग सेव भी कर रहे हैं लोकल स्टोरेज में. सो नाउ इफ़ आई रिफ्रेश दिस पेज, जो भी हमारे टेक्स्ट हैं या नोट्स हैं वो कहीं पे जाएंगे नहीं, डिलीट नहीं होंगे, बिकॉज वी आर सेविंग इट इनटू द लोकल स्टोरेज ऑफ आवर ब्राउज़र. सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, कैसे लोकल स्टोरेज एपीआईज पे हम लोग वर्क करते हैं. टेलविंड हम लोग यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए. सो टेलविंड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा. एंड जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इसमें वो हैं बेसिक CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो या यू कैन डिलीट नोट्स, लाइक मैं इस ट्रैश आइकन पे क्लिक करके नोट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ. नाउ इफ आई रिफ्रेश, मेरे पास में ये 3 नोट्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री रिक्विजिट ऑफ क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन. यू शुड नो अबाउट जावास्क्रिप्ट. ES5 ES6 आपको आना चाहिए. देन यू शुड नो अबाउट रिएक्ट. एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. एंड अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें हैं देन यू आर गुड टू गो. It's a beginner friendly tutorial, so I will be discussing everything parallelly, but still if you have the basic knowledge then that's good. इसी के साथ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं Tailwind CSS को. एंड इफ़ यू हैव नो नॉलेज ऑफ Tailwind CSS then that's not an issue, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग Tailwind को डिस्कस करेंगे और यू विल गेट टू नो कि Tailwind बेसिकली क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल व्हाट वी नीडेड. लेट मी शो यू दी डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए. डेटा स्ट्रक्चर इन द सेंस हम लोग किस तरीके से इस डेटा को स्टोर करेंगे. एंड दैट इज़ वेरी सिंपल. हम लोग एरे को यूज़ करेंगे. एरे के अंदर हम लोग आइटम्स ऐड करते जाएंगे और उस एरे को हम लोग सेव कर देंगे लोकल स्टोरेज में. सो इफ़ यू डोंट नो लोकल स्टोरेज कहाँ होता है, लोकल स्टोरेज इज़ लाइक एन इन मेमोरी, आप बोल सकते हो स्टोरेज होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर जो हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा स्टोर करके रखता है. सो इनसाइड ऑफ दी एप्लीकेशंस, अगर आप डेवलपर टूल्स ऑन करोगे, सो इनसाइड दी एप्लीकेशंस यू विल फाइंड लोकल स्टोरेज. लोकल स्टोरेज के जैसे और भी स्टोरेज होते हैं जैसे सेशन स्टोरेज, इंडेक्स DB, बट इन सब को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. वी विल बी यूजिंग दिस. नाउ इनसाइड ऑफ दिस इज़ माई वेबसाइट एंड इस वेबसाइट की जो स्टोरेज है उसमें हमारे पास में की एंड वैल्यू. सो की है नोट्स और इस नोट्स की जो वैल्यू है ये है एरे. सो जो भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है उनको मैं सेव कर रहा हूँ एज एन एरे. और जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ एक नया नोट, तो यू कैन नोटिस हमारा जो एरे है इसके अंदर हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं. एंड इसी के साथ में जब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा टेक्स्ट, सो ये टेक्स्ट डायरेक्टली लोकल स्टोरेज को कर देता है अपडेट. एंड नाउ व्हेन आई रिफ्रेश दिस पेज, जो लोकल स्टोरेज है जिसमें ऑलरेडी डेटा है, यहाँ से हम लोग फेच कर लेते हैं सारे डेटा को और जो भी हमारा UI है उसको हम लोग बिल्ड कर देते हैं. सो इन दिस वे आवर एप्लीकेशन इज़ परसिस्टेंट. इट्स परसिस्टिंग द डेटा जो भी हम लोग सेव कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पहले टेस्ट नोट 1 को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एट रियल टाइम हमारा जो लोकल स्टोरेज है वो अपडेट भी कर रहा है. सो वी आर परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हमारे नोट को और डिलीट भी कर पा रहे हैं. सो इफ़ आई क्लिक ऑन डिलीट, this will get deleted from the array. And that's how our application is working. So without wasting further time, I think हमको create करना चाहिए हमारे React application को. And by the way, React app create करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ Vite को. If you have prior knowledge of Vite या फिर आपने पहले Vite के थ्रू application create कर रखा है, then that's good. If not, then I hope आपने create React app command को यूज़ करके Webpack के थ्रू React app create किया होगा. Vite is kind of same. यहाँ पर थोड़े से प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है. फाइल्स में थोड़ा सा नेम का थोड़ा सा चेंज है. एंड जो Vite है ये बेसिकली एक बिल्डर ही है. हमारी एप्लीकेशन में जो काम वेबपैक करता है सेम काम हमारा Vite भी करता है, बट थोड़ा सा फास्ट है, इसलिए आजकल मोस्टली हम लोग Vite को यूज़ करते हैं. सो लेट्स क्रिएट अवर रिएक्ट एप्लीकेशन. आई ऑलरेडी हैव अ फोल्डर इनसाइड ऑफ माई डेस्कटॉप, बट इफ़ यू डोंट हैव देन किसी भी एक डायरेक्टरी में जाके, किसी भी एक फोल्डर में जाके यू हैव टू स्टार्ट अ कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल. आई एम ऑन मैक मशीन, सो मेरे पास में टर्मिनल है. बट इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ देन यू हैव टू स्टार्ट अ कमांड प्रॉम्प्ट. देन आपके पास में नोड ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए. node-v से आप चेक कर सकते हो नोड का कौन सा वर्जन है. मेरे पास में वर्जन 18 है, लेकिन अगर आपके पास में कोई पुराना वर्जन है इस वर्जन से पहले का, देन अपडेट दैट नोड वर्जन. सिंपली node.org पे जाके आप लोग सिंपल सा नोड की जो भी सेटअप है उसको इंस्टॉल करके नेक्स्ट कर सकते हो. एंड दैट वे आपका जो लेटेस्ट वर्जन होगा नोड का स्टेबल वर्जन वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में.
वाई वी नीड द लेटेस्ट वर्जन, बिकॉज पुराने वर्जन में शायद वीट की जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे वो वर्क ना करे. दैट्स द ओनली थिंग विच वी नीडेड इन अवर सिस्टम. इसी के साथ में हम लोग हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ कमांड कॉल्ड npm create VITE वीट, या फिर वाइट भी इसको बोलते हैं कुछ लोग. @latest लगाने से हमको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा. एंड इसी के साथ जैसे ही मैं हिट करूँगा एंटर, हमारा जो टर्मिनल है ये पूछेगा प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है. सो इस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रखते हैं माई नोट्स. हिट एंटर और इज़ नॉट एम्प्टी बोल रहा है. सो लेट मी चेक, हमारी जो डायरेक्टरी है इसमें ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है. लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट. एंड इसके साथ में मैं वापस से टर्मिनल ओपन करता हूँ. अगेन आई हैव टू जूम इन अ लिटिल. देन npm create वीट @latest. यू मस्ट बी अश्योर्ड कि आपका जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी हो, फोल्डर जो वो एम्प्टी हो. एंड अगेन लेट्स क्रिएट द सेम नेम. लेट्स गिव द सेम नेम माई नोट्स. जैसे ही आप एंटर करोगे ये पूछेगा आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है. सो वी हैव टू यूज़ रिएक्ट. सेलेक्ट रिएक्ट. देन वी हैव टू सेलेक्ट द वेरिएंट जावास्क्रिप्ट. एंड इसी के साथ में हमारे जो बॉयलर प्लेट होगा, जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है. नाउ इनसाइड ऑफ द माई नोट्स एप्लीकेशन हमको इनिशियल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है. सो लेट्स डू cd टू चेंज द डायरेक्टरी. दिस कमांड इज सेम फॉर विंडोज़ एंड मैक बोथ. देन माई नोट्स. इसी के साथ अगर आप ls करोगे या फिर आप dir करोगे विंडोज़ के अंदर, सो विल गेट टू नो सारी डायरेक्टरीज या जितने भी फोल्डर्स बने हैं, फोल्डर और फाइल जो भी हैं. सो ये सारी फाइल्स हमको दिख रही हैं. इसी के अंदर में हमारे पास में package.json, जिसके अंदर इनिशियल सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास में मैंशनड होंगी. बेसिकली दो ही डिपेंडेंसीज होती है इनिशियल लेवल पे. एक होता है रिएक्ट, दूसरा होता है रिएक्ट डॉम. इसको हमको करना होगा इनिशियली इंस्टॉल. सो यूजिंग अ कमांड कॉल्ड npm install, या फिर आप लिख सकते हो npm i फॉर शॉर्ट. एंड जैसे ही एंटर करेंगे हम लोग, ये इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगा. मेक श्योर योर सिस्टम इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट, और क्योंकि हमारी सारी फाइलें इंटरनेट से ही डाउनलोड हो रही हैं. जब तक ये इंस्टॉल होता है, लेट्स ओपन दिस फोल्डर माई नोट्स इनसाइड ऑफ आवर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर. सो मैं यूज़ करूँगा VS कोड को, बट इफ़ यू हैव एनी अदर टेक्स्ट एडिटर दैट्स फाइन. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द टेक्स्ट एडिटर until or unless it has some integrated terminal in it. सो हम लोग VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं. और साथ में ये जो टर्मिनल है हमारा, इस टर्मिनल में जो हमने npm इंस्टॉल कमांड रन की थी वो इंस्टॉल हो चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है विद 0 वल्नरेबिलिटीज़. सो वी कैन क्लोज दिस फोल्डर एज वेल. लेट्स हेड ओवर टू अवर VS कोड. और इस VS कोड में जो टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड रन करेंगे टू रन अवर एप्लीकेशन. बट बिफोर दैट हमको एक डिपेंडेंसी चाहिए, दैट इज़ टेलविंड. अगर मैं package.json में जाऊँ, सो यू कैन सी अभी हमारे पास में जो डिपेंडेंसीज़ हैं उसमें एक है रिएक्ट, दूसरा है रिएक्ट डॉम, बट वी नीड टेलविंड एज वेल. सो हाउ टू इंस्टॉल टेलविंड इन वीट एप्लीकेशन? दैट्स सिंपल. वी सिंपली हैव टू सर्च फॉर इट ऑन गूगल. सो लेट्स से tailwind install वीट. So this will give you the official documentation of Tailwind CSS. Head over to this documentation, और यहाँ पर जो पहला स्टेप है, ये स्टेप है एक एप्लीकेशन क्रिएट करने का यूजिंग वीट. सो हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट, दिस स्टेप. सेकेंड स्टेप इज़ टू इंस्टॉल फ्यू डिपेंडेंसीज. पहली इस npm कमांड को हम लोग करते हैं कॉपी इनसाइड ऑफ माई इंटीग्रेटेड टर्मिनल. लेट्स पेस्ट दिस कमांड एंड हिट एंटर. सो ये कमांड क्या कर रही है? ये कमांड बेसिकली टेलविंड CSS, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर को एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रही है. सो डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक है डिपेंडेंसीज, दूसरी है डेव डिपेंडेंसीज. ये सारी डेव डिपेंडेंसीज बेसिकली डेवलपमेंट में काम आती हैं. वी डोंट हैव टू पुट दिस डिपेंडेंसीज प्रोडक्शन में, हमको इनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनका नाम है डेव डिपेंडेंसीज. डेव मीन्स डेवलपमेंट. सो दीज आर यूजफुल इनसाइड ऑफ द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इसके बाद में हमको ये दूसरी वाली कमांड को रन करना है, दैट इज़ npx tailwind css init. एंड लेट्स पेस्ट इट, हिट एंटर. और ये कमांड बेसिकली दो चीज़ें हमारे लिए क्रिएट करेगी. एक है यहाँ पर post css config.js फाइल, और दूसरी है tailwind config.js फाइल. सो ये जो tailwind कन्फिग्रेशन फाइल है, इस कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर हमारे पास में है कॉन्टेंट एरे. इस कॉन्टेंट एरे को हमको करना होगा अपडेट. So let's go to the documentation. Inside of the documentation, in step number 3 हमको यहाँ पर बोल के रखा है साफ साफ कि ये जो content array है इसको आप करो यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दो tailwind config के अंदर. So let's do it. Let me replace this content array with this.
सो ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन हमारे एक टेलविंड को बता रहा है कि index.html या फिर जो भी फाइल्स है जिनका एक्सटेंशन JS, TS, JSX या TSX से है, उन फाइल्स के अंदर हम लोगों को सर्च करना है या फिर अप्लाई करना है कॉन्फ़िगरेशन टेलविंड का। सो इतना करने के बाद हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं इसको। और हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है इन डायरेक्टिव्स को, इन 3 टेलविंड डायरेक्टिव्स को कॉपी करना है हमारी मेन इंडेक्स फाइल में। सो वीट के थ्रू जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, हमारे पास में एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है, दैट इज़ SRC के अंदर हमारे पास में होता है app.jsx। ये जो app.jsx होता है, ये होता है पेरेंट कंपोनेंट, यानी कि ये मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर हम जितने भी फर्दर कंपोनेंट होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, वो क्रिएट करते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में होती है इस कंपोनेंट की एक CSS फाइल। अब यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड CSS वगैरह लिख के रखी है जो वीट ने हमको बिल्ड करके दी है, बॉयलर प्लेट, वो सब है। मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड सेव इट। साथ में index.css है, ये हमारी इंडेक्स फाइल की मेन CSS फाइल है, इसको भी हम लोग सब कुछ रिमूव कर देते हैं जो भी हमको इनिशियली मिला है। और इन 3 डायरेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसी के साथ में हमारा काम हो चुका है। अब हम लोगों को करना है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट। सो लेट्स हेड ओवर टू दिस पार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को लिखनी होती है कमांड, दैट इज़ npm run dev। इफ़ यू हैव यूज्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप बिफोर, देन हमारी जो कमांड थी वो थी npm start या फिर npm run start। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो बेसिकली डेव स्क्रिप्ट है। सो डेव के अंदर में है, इसलिए हमको ये स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करनी होगी। सो मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को एंड इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे पेस्ट, npm run dev, हिट एंटर। और ये हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर देगा लोकल होस्ट 5173 पे। कंट्रोल या फिर कमांड क्लिक करने से जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे CSS सब हमने हटा दिया है, इसलिए ये थोड़ा ख़राब सा दिख रहा है, बट वी कैन क्लोज़ आवर टर्मिनल नाउ। और मैं इस पेज को भी कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़। और ये है हमारी app.jsx, ये हमारी एंट्री पॉइंट है। इस फाइल के अंदर में हम लोगों को सारा कोड लिखना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल के अंदर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है सबको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई थिंक वी नीड टू इंस्टॉल फ्यू एक्सटेंशंस जो कि हमको हेल्प करेंगे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। सो वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर एक्सटेंशन दैट इज़ ES7 React Redux Snippets। दिस एक्सटेंशन मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग कुछ स्निपेट्स यूज़ करेंगे टू क्रिएट अवर फंक्शनल कंपोनेंट्स। और ये हमारे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए काफ़ी ईजी स्निपेट्स हमको प्रोवाइड करता है। सो वी नीड टू हैव दिस एक्सटेंशन फ्रॉम दिस कंपनी। और वंस यू हैव दिस इंस्टॉल्ड देन यू हैव टू इंस्टॉल अनदर कंपोनेंट दैट इज़ टेलविंड। सो ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन बेसिकली जो टेलविंड के ऑफिशियल्स हैं उन्हीं ने हमको प्रोवाइड किया है। ये बेसिकली हमको इंटेलिसेंस में हेल्प करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी कर देता है जब भी हमको CSS लिखनी होती है टेलविंड के अंदर। सो उन क्लासेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासेस का क्या काम है, वो क्लास बेसिकली क्या करेगी, वो सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल एंड इट इज़ अ मस्ट हैव टूल इफ़ यू आर यूजिंग टेलविंड। सो दिस यू शुड इंस्टॉल फ्रॉम टेलविंड लैब जो है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। वंस यू हैव दीज टू एक्सटेंशन इंस्टॉल, आई थिंक और कुछ हमको ज़रूरत नहीं है, and we can start creating our first component using a snippet called RFCE. So this is React Functional Component Export। hit enter और ये हमको एक बेसिक component क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करा है रिएक्ट को। लेटेस्ट रिएक्ट के वर्जन में हमको इंपोर्ट कराने की भी नीड नहीं है, बट लेट्स लीव इट। अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे फंक्शन। इस फंक्शन का काम है रिटर्न करना एक डिव को। दिस इज़ बेसिकली द JSX और ये हमारा डिव हमको शो होगा हमारे एप्लीकेशन में। वी कैन सी दैट वी हैव एन ऐप। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, मैं सेव करूँगा और जैसे इस ब्राउज़र पे जाऊँगा, ड्यू टू HMR हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ वीट, हमारा जो एप्लीकेशन है वो रीलोड नहीं हुआ बेसिकली। जो भी रिप्लेसमेंट था वो परफॉर्म हुआ और हमको रिफ्रेश्ड जो नए चेंजेस थे, लेटेस्ट चेंजेस थे, वो दिख गए बिना रिफ्रेश किए। सो दैट्स अ कूल थिंग अबाउट वीट। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग। हमको एक चीज़ और यहाँ पर करनी होगी। इफ़ यू गो बैक टू आवर एप्लीकेशन, यहाँ पर हमारे पास में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव दिस लोगो एंड देन वी नीड दिस आइकन। सो दिस इज़ बेसिकली 2 इमेजेस, 2 PNG इमेजेस हैं जिनको मैंने यूज़ किया है। इफ़ यू वांट टू यूज़ योर ओन इमेज देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ यही सेम इमेजेस अगर यूज़ करनी है, सो आप लोग गिटहब की रिपॉजिटरी चेकआउट कर सकते हो।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि क्या बेसिकली कोड है, और उसको अगर आप क्लोन करोगे तो आपको एक फ़ोल्डर भी मिल जाएगा, दैट इज़ एसेट्स। इनसाइड ऑफ द एसेट्स मैंने दोनों इमेजेस को डाल के रखा होगा, सो यू कैन यूज़ दोज इमेजेस फ्रॉम देयर। बट अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरी ऑलरेडी जो क्रिएटेड एप्लीकेशन है इसमें ये दोनों इमेजेस मेरे पास में हैं, इनको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं इन दोनों इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ मेरे एसेट्स के अंदर। नाउ आई डोंट नीड दिस एप्लीकेशन, लेट मी क्लोज इट, एंड यहाँ से हम लोग हमारी एप्लीकेशन को करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू सी कि हमारा टेलविंड कैसे वर्क करता है। दोज हु आर बिगनर्स इन टेलविंड और जिनने कभी टेलविंड पे वर्क नहीं किया, देन लेट मी टेल यू दैट टेलविंड इज़ अ CSS फ्रेमवर्क। इट गिव्स यू क्लासेस, उन क्लासेस को यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हो डिज़ाइन। एंड इफ़ यू नो CSS देन टेलविंड की जो क्लासेस हैं वो और कुछ नहीं कर रही हैं, हमको प्री डिफाइंड CSS दे रही हैं, और हमको उन CSS की क्लासेस को बेसिकली यूज़ करना है। और ये जो CSS की क्लासेस हैं, दीज आर प्रीटी सिमिलर टू बूटस्ट्रैप क्लासेस। जैसे बूटस्ट्रैप में हम लोगों को, अगर किसी ने यूज़ किया बूटस्ट्रैप को, सो वी नो के क्लासेस को यूज़ करके हम लोग हमारी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, CSS ऐड कर सकते हैं। देयर वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी कस्टमाइजेबल हैं। लाइक इफ़ यू नीड कलर, तो कलर पैलेट बहुत बड़ा है पहली बात तो टेलविंड का, और उसके साथ में अगर आपको कोई एडिशनल कलर चाहिए जो कि कलर पैलेट में डिफाइंड नहीं है, सो वी कैन कस्टमाइज अवर क्लासेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दैट वी विल सी इन अ बिट, बट लेट मी फर्स्ट शो यू द कलर पैलेट ऑफ टेलविंड। सो दिस इज़ अवर कलर पैलेट। यहाँ पर वी कैन सी ऑल द कलर्स, लाइक स्लेट कलर है हमारे पास में, रेड है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर्स हैं, और इन कलर के वेरिएंट है डिफरेंट। लाइक अगर मैं एक क्लास दूंगा कलर green-100 तो मुझे ये ग्रीन कलर मिलेगा। अगर मैं क्लास दूंगा green-600 तो मुझे ये वाला कलर मिलेगा। सो इस तरीके से हम लोग कलर यूज़ करते हैं। एंड एडिशनली इसके अलावा भी अगर आपको कोई और कलर चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, सो यू कैन यूज़ द हेक्स कोड ऑफ दैट कलर इनसाइड ऑफ द क्लास ऑफ द टेलविंड, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट दीज आर ऑल द कलर्स विच वी हैव, और इन्हीं कलर्स को यूज़ करके हम लोग हमारी एप्लीकेशन को फ़िलहाल बिल्ड करेंगे। So let me go back to my application app.jsx. One more thing to mention here is we have to mention JSX extension. यहाँ पर अगर आप JS extension दोगे so हमारा जो Vite है वो complain करेगा. So you must have JSX as the components extensions in Vite. Now with this I think we are good. We can first wrap everything inside of React fragments. So React fragment create करने का दो तरीके हैं. First हमारे पास में empty pair of angular brackets हम लोग लगा सकते हैं, या फिर ये जो रिएक्ट हमने इंपोर्ट किया है इसको यूज़ करके हम लोग इसमें से एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दैट इज़ फ्रैगमेंट। एंड यूजिंग दीज टू मेथड्स, दीज टू आर बेसिकली सेम थिंग। सो हम लोग शॉर्ट हैंड इस तरीके से क्रिएट करते हैं फ्रैगमेंट क्रिएट करने का बेसिक मोटिव क्या होता है, ये बेसिकली सेम थिंग है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो एक डिव भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट टू wrap everything inside of the one common div. So इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, दैन रिएक्ट के जो भी कॉम्पोनेंट होते हैं उनके अंदर हम लोग एक ही चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल डिव्स यहाँ पर। सो अगर मैं इस तरीके से करूँगा सो इट विल गिव मी एन एरर। सो अगर मुझे दो चीज़ें रिटर्न करनी है या दो से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न करनी है, सो आई हैव टू wrap everything inside of a singular div. सो इस तरीके से एक पेरेंट होगा और उसी पेरेंट को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। दैट पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स बट द पेरेंट शुड बी वन, राइट। नाउ सिमिलरली अगर आपको div नहीं चाहिए, सो यू कैन सिंपली यूज़ these pair of empty angular bracket, and that we called as React fragment. Now let's build our application or start building our application with this div. इस div को हम लोग देते हैं first of all background. Now let me show you the first class of Tailwind. तो अगर आपको background set करना है तो there is a class called bg hyphen then you have to define the color. So let's say अगर आपको येलो कलर का बैकग्राउंड देना है, सो यू हैव टू राइट bg hyphen yellow. नाउ इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो कोई भी बैकग्राउंड नहीं लेगा फ़िलहाल, और अभी तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। लेट्स राइट समथिंग। अभी हमारा बैकग्राउंड नहीं आया बिकॉज हमको डिफाइन करना होगा बैकग्राउंड येलो तो है, लेकिन येलो का कौन सा वेरिएंट। एज वी सॉ अर्लियर यहाँ पर येलो के बहुत सारे वेरिएंट है। जो सबसे लाइटेस्ट येलो है वो है 50 और डार्केस्ट येलो है वो है 950। सो हमको यहाँ पे हाइफन लगा के डिफाइन करना पड़ेगा 50 या फिर 300। सो अगर हम लोग हाइफन 300 लिखते हैं, सो VS कोड हमको दिखा भी रहा है कि ये बेसिक कलर है। और अब अगर मैं जाऊँ सो वी कैन सी दैट बैकग्राउंड इज सेट टू येलो। और इफ़ यू वांट टू सी ऑल दी पॉसिबल क्लासेस जो अवेलेबल हैं टेलविंड के अंदर,
सो आप चेक कर सकते हो यूजिंग कंट्रोल स्पेस। सो कंट्रोल स्पेस आप जैसे ही प्रेस करोगे आइदर मैक ऑन विंडोज़, सो यू विल गेट टू नो ऑल दी अवेलेबल क्लासेस विद द क्लास यू हैव रिटन। और ये कहाँ से आ रही है? ये बेसिकली आ रही है हमारे इंटेलिसेंस से, जो हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था टेलविंड का। इफ़ यू हैव दैट एक्सटेंशन इंस्टॉल तो आपको ये दिखेगा, अगर नहीं है तो शायद ये सब नहीं दिखेगा। सो इफ़ यू हैव दैट एक्सटेंशन इंस्टॉल देन आपको ये सारे जो ऑप्शन हैं दिखेंगे। सो इट्स अ गुड आइडिया टू फर्स्ट डाउनलोड दैट टेलविंड एक्सटेंशन। नाउ वी कैन choose from the available list, like मैं 600 करता हूँ, so now our color will change to a darker shade of yellow, right? बट इन दिस एप्लीकेशन हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक सिंपल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा जो बैकग्राउंड है ये है एक ग्रेडियंट। सो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ग्रीन, टॉप से हमारा कलर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर बॉटम में हमारे पास में है थोड़ा सा ब्लूइश कलर। सो अगर हमको ग्रेडियंट सेट करना है सो वो भी हम लोग यूजिंग क्लासेस कर सकते हैं। सो उसकी एक क्लास है दैट इज़ BG हाइफन, देन वी हैव टू डिफाइन दैट दिस इज़ अ ग्रेडियंट। देन ग्रेडियंट के बाद में हमको डिफाइन करना होता है 2 में, मतलब -2 के बाद में -2 हाइफन दी डायरेक्शन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BR बॉटम राइट। अगर आपको चेक करनी है और कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक बाय प्रेसिंग कंट्रोल स्पेस। सो ये हमको सारी अवेलेबल क्लासेस दे देगा। वी हैव BR2TR दैट इज़ टॉप राइट, देन राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। सो हम लोग यूज़ करें बॉटम राइट। नाउ बॉटम राइट के बाद में हम लोगों को डिफाइन करना है फ्रॉम कलर एंड टू कलर। सो फ्रॉम हाइफन देन द कलर नेम। सो कलर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एमराल्ड, और आई होप दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट, एमराल्ड ऑफ 600 आई थिंक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड टू कलर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सियान, CYAN। अगर आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे सो यू विल गेट ऑल दी ऑटो सजेशंस। सो सियान ऑफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं 600। लेट्स सेव इट। अभी ये थोड़े से इसमें दिख रहा है बिकॉज वी हैव टू सेट द हाइट एंड विथ ऑफ अवर डिव। सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लास को दैट इज़ विथ ऑफ। अगर आपको विथ सेट करनी है बेसिकली, तो हमारे पास में क्लास होती है W हाइफन। अगर आप 1 दोगे सो हमारे पास में विथ हो जाएगा 0.5 rem। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एक्सटेंशन इसके आपको ऑन दी अप आपको मिल जाता है, जो भी आपको चीज़ें आप लिख रहे हो, जो भी क्लास लिख रहे हो, उस क्लास की क्या डेफिनेशन है वो आपको मिल जाती है। सो अगर मैं W-2 लिख रहा हूँ और इसमें मैं होवर कर रहा हूँ, सो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली ये क्लास क्या है और इस क्लास के अंदर क्या CSS लिखा हुआ है। दिस विल सेट अवर विथ टू 0.5 rem दैट इज़ 8 pixels। एंड इफ आई वांट टू गिव अ विथ ऑफ 100 व्यू विथ, देन आई कैन यूज़ अ क्लास दैट इज़ h ऑफ स्क्रीन। नाउ इसको लिखने के बाद, सेव करने के बाद, जैसे मैं इस पर होवर करूँगा यू विल सी कि ये क्लास बेसिकली हमारी विथ को सेट कर रही है 100 VW। सिमिलरली हम लोग हाइट भी सेट कर देते हैं। सो वी कैन गिव मिन हाइट ऑफ, मिन हाइट हमको सेट करना है, सो हम लोग यूज़ करेंगे मिन ऑफ h। एंड सिमिलरली अगर विथ सेट करनी है, मिन विथ सेट करनी है, सो हम मिन -W सेट करेंगे। सो आई होप दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। नाउ आई कैन अगेन गिव स्क्रीन। सो दिस विल डू वन थिंग, दिस विल set my min height to 100 VH and that's what we wanted. Let's save it, get back to our application। और ये अगर टेक्स्ट हम लोग यहाँ से निकाल दें, so we will get a plain background with some gradient। और ये हमारे इस एप्लीकेशन के फाइनल एप्लीकेशन के ग्रेडियंट से मैच हो रहा है। एंड बाय द वे इस एप्लीकेशन को मैंने होस्ट किया है वर्सल पे, एंड इसका जो डिप्लॉयड लिंक होगा वो आपको गिटहब में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है कि एक्चुअली एप्लीकेशन आपके सिस्टम में कैसे वर्क कर रही है, सो आप इस डिप्लॉयड लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। एनीवेज, नाउ आवर बैकग्राउंड इज सेट। नाउ लेट्स वर्क ऑन क्रिएटिंग दिस लोगो, एंड दिस लोगो इज़ बेसिकली द इमेज, एंड एक H1 टैग मैंने यूज़ किया है। सो इन दोनों को यूज़ करके हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे लोगो को। बट बिफोर दैट लेट मी गिव सम मार्जिन एंड पैडिंग टू दी डिव, ताकि हमको टॉप से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। एंड एक क्लास हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ टेक्स्ट ऑफ वाइट। सो ये जो टेक्स्ट वाइट है, ये जितने भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इस डिफ के अंदर, उन सारे ही डिफ्स के जो भी टेक्स्ट होगा उसको वाइट कर देगा। सो बेसिकली वी आर यूजिंग दी CSS इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन विथ टेक्स्ट ऑफ वाइट टू द पेरेंट। नाउ विद दैट हम लोगों को पैडिंग देना है थोड़ा सा। सो पैडिंग हम लोग दे सकते हैं टॉप में 4। एंड इफ़ यू वांट टू नो पैडिंग टॉप 4 क्या होता है, कंट्रोल स्पेस क्लिक करके यू विल गेट के जो हमारा PT-4 है वो 16 पिक्सल्स दे देगा पैडिंग टॉप से। एंड पैडिंग लेफ्ट में भी हम लोगों को थोड़ा सा देना चाहिए। सो लेट्स गिव पैडिंग लेफ्ट ऑफ 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 पिक्सल्स। नाउ आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट वी नीडेड इन दिस डिफ। नाउ लेट्स क्रिएट एन H1 टैग, और इस H1 टैग के अंदर हम लोग दे देते हैं हमारी एप्लीकेशन का नाम माई नोट्स
एंड इस माई नोट्स के सामने हम लोग यूज़ करेंगे एक इमेज को, हम लोग डिस्प्ले करेंगे एक इमेज को यूजिंग img टैग. सो इमेज टैग कैन बी सेल्फ क्लोजिंग. देन इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे सोर्स ऑफ आवर इमेज, एंड ऑल्टरनेटिवली अगर इमेज लोड नहीं होती है सो वी विल से दिस इज़ अ लोगो. एंड टू डिस्प्ले एन इमेज जो कि हमारे एसेट फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, हमको इसको पहले करना पड़ेगा इम्पोर्ट. सो हाउ वी कैन इम्पोर्ट हेयर, इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टू राइट इम्पोर्ट, देन वी कैन गिव सम नेम फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट के अंदर से स्लैश नोट, एक इमेज है नोट डॉट पी एन जी, नॉट ओ एन जी, पी एन जी. इसको अगर मैं सेव करूँ और इस लोगो को अगर मैं डायरेक्टली इनसाइड ऑफ माई एक्सप्रेशन SRC के बाद अगर मैं लगाऊँ एक्सप्रेशन और लोगो को यहाँ डाल दूँ, सो दिस विल गिव मी माई लोगो. या माई लोगो इज़ हेयर. आई वॉन्ट दिस लोगो टू बी इन सेंटर, और जो टेक्स्ट है ये भी राइट ऑन साइड ऑफ ईच अदर आना चाहिए. सो वी कैन यूज़ फ्लेक्स बॉक्स टू डू दिस. Inside of the h1, let's give some classes, let's make it a flex container. Or what I can do, I can put these two side by side, so we will get a better idea of what we are doing. And by the way, हमारी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव भी है. इफ़ यू आर ऑन वेरी स्मॉल स्क्रीन साइज़ तो ये एक स्टैक हो जाता है एक के ऊपर एक हमारे नोट्स. अगर हम लोग स्मॉल स्क्रीन साइज़ में हैं तो दो नोट्स हमको यहाँ पे देखते हैं साइड बाय साइड, और इफ़ वी आर ऑन लार्ज या मीडियम स्क्रीन साइज तो हमको 3 नोट्स लिखते हैं पर रो. सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव भी बनाया है हमारी एप्लीकेशन को, दैट वी विल सी. एंड यहाँ पे हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को दिया था फ्लेक्स. लेट्स सेव नॉट दिस, वी हैव टू सेव आवर VS कोड. एंड इसी के साथ में हमारी जो फाइल है उसने हमारे ये जो फ्लेक्स है इसने हमारे इमेज को और नोट्स को साइड बाय साइड लिया है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन इज़ रो बाय डिफ़ॉल्ट. बट आई वॉन्ट दीज टू बी सेंट्रली अलाइन, सो आई कैन यूज़ अलाइन सेंटर. और उसके लिए एक क्लास है हमारे पास में, दैट इज़ आइटम सेंटर, आइटम हाइफन. अगर मैं कंट्रोल स्पेस क्लिक करूँ सो आई विल गेट द सजेशन अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर. इसके लिए क्लास है आइटम सेंटर. लेट्स सेव इट. Now I have to horizontally center them, so I can use justify center. So this will to justify content center, और मेरा जो image और text है दोनों centrally align हो चुका है. Now let's increase the size of our font using text class. So text of अगर मैं दूँ 3XL और मैं इसको करूँ save, so मेरा जो text है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये text 3XL बेसिकली मेरे टेक्स्ट को फॉन्ट साइज दे रहा है 1.875 रैम, एंड लाइन हाइट दे रहा है 2.25 रैम. एडिशनली आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक माई टेक्स्ट लिटिल बोल्डर, सो उसके लिए एक क्लास है हमारे पास में, दैट इज़ फॉन्ट ऑफ सेमी बोल्ड. सो डिफरेंट क्लासेस को आप लोग यहाँ से देख कर समझ सकते हो कि ये सारी क्लासेस क्या कर रही हैं. फॉन्ट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बोल्ड लगाऊंगा सो दैट विल मेक माई फॉन्ट टू वेट ऑफ 700, एंड एक्स्ट्रा बोल्ड कर देगा 800. बट इफ़ आई वॉन्ट font to 8 or 600, then I will use semi bold. Save it, and this is looking good to me. I think yeah, we are good with the logo part. So yeah, this is looking exactly same. Now let's create this button, create note button. So ये create note button आएगा इस h1 के बाद में. We will be creating a button, create notes, and जैसे ही user इस button पे करेगा click, so we have to write one on click listener. and इस के लिए हम लोग एक फंक्शन अभी क्रिएट कर देते हैं, हैंडल क्रिएट नोट. लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट, और टॉप में जाके हम लोग यहाँ पे रिटर्न से पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यूजिंग कॉन्स्ट हैंडल नोट क्लिक. हैंडल क्रिएट नोट विल बी एन एरो फंक्शन, और अभी के लिए इस फंक्शन के अंदर मैं एक कॉन्सोल लॉग लगाता हूँ. ओके, लेट्स रिमूव इट. क्लिक्ड. And now we have to design our notes, create notes button. So using classes again, let's give some classes. First thing which is important here is to give the gradient. So हमारा जो button है इसमें भी gradient है, and ये जो gradient है again we have to write a class that is bg hyphen gradient. Then we have to define the डायरेक्शन. अगेन बॉटम राइट से हमारा जो डायरेक्शन होगा
फ्रॉम कलर में हम लोग डिफाइन करेंगे देर इज़ अ कलर कॉल्ड लाइम ऑफ 300 एंड टू कलर हमारा होगा, इट्स ग्रीन आई थिंक, so it will be green of 300 I guess. Let's give green of 500. Let's save it और हमारा बटन में कलर आ गया है. Now I have to give some padding and margin to our button, so we can set font to bold. This will make our font weight 700. Then cursor को हम लोग बना सकते हैं पॉइंटर, जैसे ही यूज़र हुआ करेगा इस पर तो कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाएगा. And we can set outline to none. We don't need any ugly outline of the HTML. Border को भी हम लोग सेट कर सकते हैं none. So border none. And rounded हम लोग एक क्लास देंगे. rounded off अगर मैं दूँ full, so ये जो क्लास है ये बेसिकली हमारे बटन को बॉर्डर रेडियस से देगी. That is 999 pixels. That is like the rounded. बिल्कुल कर्व ये बना देगा. That's looking good to me. And let's give some padding in टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट. सो टॉप और बॉटम में अगर एक साथ में हमको पैडिंग देनी है, सो वी कैन यूज़ पी ऑफ वाई, दैट इज़ पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम वाई एक्सिस में. एंड लेट्स गिव इट 4. एंड सिमिलरली पैडिंग एक्स हम लोग सेट कर देंगे 6. लेट्स गिव सम मार्जिन इन वाई एक्सिस, मार्जिन वाई ऑफ 8 एंड मार्जिन एक्स में हम लोग सेट कर देते हैं 5. सेव इट. एंड इसी के साथ में आवर बटन इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. अभी इस बटन पे क्लिक करने से कुछ होगा नहीं हमारे पास में. अगर मैं इसको करूँ थोड़ा सा एक्सपेंड और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग जाएँ कंसोल में, सो हमारा जो क्लिक है ये कॉल हो रहा है, यानी फंक्शन कॉल हो रहा है. नाउ यू कैन रिमेंबर हमारा जो ये एक्चुअल एप्लीकेशन है, जो फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन है, इसमें जब भी हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तब हमारे लोकल स्टोरेज में जो नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर एक एम्प्टी एलिमेंट ऐड हो जाता है हमारे एरे के अंदर. सो लेट्स फर्स्ट राइट सम लॉजिक टू क्रिएट एन एरे, और उस एरे के ऊपर हम लोग कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. एंड वंस व्हेन वी हैव दैट एरे इन प्लेस देन वी विल टॉक अबाउट द UI ऑफ दीज कार्ड्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड करें. सो वी नीड टू क्रिएट, लेट मी क्लोज दीज, let me make it full screen so we can see a better view of the code. Now let's write some business logic to make a variable, और उस वेरिएबल को हम लोग जब भी हैंडल क्रिएट नोट कॉल होगा उस वेरिएबल में हम लोग, उस एरे में हम लोग बेसिकली एक वैल्यू ऐड करेंगे. So first thing first, we need a state variable. And how to create a state variable in React? It's very simple. We need to use a state hook. Now use a state hook is basically a simple hook, or hook is nothing but a predefined function in React. And use state hook की मदद से जब हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, तो वो वेरिएबल थोड़े से स्पेशल वेरिएबल होते हैं जिनको रिएक्ट हैंडल करता है या मेंटेन करता है. जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही व्यू की वैल्यू को अपडेट करने का और व्यू की वैल्यू से मॉडल या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को एसोसिएट करने का ये सारा काम हमारा इंटरनली रिएक्ट हैंडल करता है. सो वी कैन क्रिएट नॉर्मल वेरिएबल यूजिंग लैट, कॉन्स्ट या फिर वॉर. बट रिएक्ट के अंदर अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है. फर्स्ट यू हैव टू राइट कॉन्स्ट, देन यू हैव टू राइट द पेयर ऑफ these brackets, angular square brackets, then you have to define your variable name. So let's say हमारा जो variable name होगा उसका नाम होगा notes equals to use state. Now ये जो use state है ये हमको import कराना पड़ेगा React से like this. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो VS कोड होता है वो ऑटो इम्पोर्ट करा देता है, बट अगर किसी केस में आपके पास में ऑटो इम्पोर्ट नहीं होता सो यू हैव टू सिंपली राइट दिस कोड. नाउ इस यूज स्टेट हुक के अंदर में इनिशियल वैल्यू हमको सेट करनी पड़ती है, यानी इस नोट्स की क्या वैल्यू होगी. दिस इज़ इक्विवेलेंट टू राइटिंग लाइक दिस, राइट, टेस्ट. अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ सो इस कॉन्स्ट नोट्स की वैल्यू हो जाएगी टेस्ट. लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा सो इस केस में इस स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी नोट्स की वो हो जाएगी टेस्ट. वी कैन नॉट मेक डुप्लीकेट्स, सो इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव. सो नोट्स की इनिशियल वैल्यू हो गई टेस्ट, बट यू माइट हैव रिमेंबर्ड कि हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल है, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है एरे. सो आई कैन एक्चुअली असाइन एन एम्प्टी एरे टू दिस notes variable. So this will initialize notes with an empty array. और इतना इनफ नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर कॉमा देकर एक सेट फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा. तो जो कन्वेंशन है वो है सेट लिखना, देन हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम,
लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए n को हम लोग कर देते हैं कैपिटलाइज या फिर कैमल केसेस पूरी स्ट्रिंग को बना देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, जब भी हमको नोट्स को अपडेट करना है तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करेंगे। ये फंक्शन बेसिकली एक सेटअप फंक्शन है जो इस नोट्स नाम के वेरिएबल को करेगा अपडेट हमारे लिए। सो नोट्स इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल। जब भी हमको नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यूज़ को अपडेट करना होता है सो हम लोग इस तरीके से अपडेट करते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ में डाल दी, या फिर अगर एरे है सो एरे के अंदर हमने कुछ एक वैल्यू डाल दी डॉट 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 सम वैल्यू, या फिर जो भी अगर हमारा कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है सो इस तरीके से हम लोग अपडेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट के अंदर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू यूज़ अ सेटअप फंक्शन एंड सेट नोट्स के अंदर अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे सो इस तरीके से हमारा जो नोट्स है अब वो एरे को चेंज करके रिप्लेस करके इस स्ट्रिंग को ले लेगा एज इट्स वैल्यू। सो यूजिंग द सेटअप फंक्शंस वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर स्पेसिफिक टू रिएक्ट, और इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। नाउ विद दैट सेड हमारे पास में एक एम्प्टी एरे है। अभी इस एरे को हमने सेव नहीं कराया कहीं पे भी, लेकिन हम लोग इसको जल्दी सेव करेंगे लोकल स्टोरेज में। बट बिफोर दैट व्हाट वी नीड, जैसे यूज़र क्लिक करे इस बटन पे हमारे एरे में एक एम्प्टी वैल्यू सेट हो जाए। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अपडेट अवर एरे। जब भी यूज़र क्लिक करेगा इस क्रिएट नोट बटन को, हम लोग हमारे एरे को अपडेट करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें ऐड कर देंगे, और उस एम्प्टी स्ट्रिंग को बाद में हम लोग रेंडर करेंगे एज एन एम्प्टी बॉक्स या div। ओके, सो इनसाइड ऑफ द हैंडल क्रिएट नोट we can simply use the setup function, that is set notes, or set notes is basically an array because हमारा set note basically takes an array because हमारा जो notes है वो array है। so we have to not change that particular variable from array to anything, so we will do array and हम लोग use करेंगे spread operator को to spread out all the existing array elements। so using the spread operator, it's a basic functionality of JavaScript. If you don't know, then you have to learn about the spread operator in JavaScript. You will get to know about it, and after that we have to add an empty string. So using these two double quotes or single quotes, we can create an empty element inside of the array. And let's remove this console log from here, or we can do one thing, हम लोग console.log कर सकते हैं नोट्स को। एंड अगर मैं जाऊँ हमारी एप्लीकेशन में, हम लोग ओपन करते हैं हमारे कंसोल को और एक बार सब कुछ यहाँ से रिमूव करते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ सो यू कैन सी फ़िलहाल हमारा जो एरे है वो एम्प्टी स्ट्रिंग्स लेता जा रहा है, और एम्प्टी स्ट्रिंग्स से इनिशियलाइज करते जा रहे हैं हम लोग, एंड जितने भी एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग रेंडर करा देंगे एज एन एम्प्टी बॉक्स। और उसके बाद में उस एम्प्टी बॉक्स में जब भी हम लोग टाइप करेंगे सो विद द इंडेक्स हम लोग इस एरे को कर देंगे अपडेट। सो दैट्स समथिंग विच वी कैन डू, बट फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन, लेट्स रिमूव दिस कंसोल लॉग, वी हैव टू फोकस ऑन शोइंग ऑल दीज नोट्स हेयर। सो ये जो div है, ये div बेसिकली एक सिंपल div नहीं है, ये है एक टेक्स्ट एरिया। सो इट कैन बी एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली, हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड इसकी मिन हाइट एंड मिन विड्थ हमने सेट कर रखी है। सो इनिशियली इतना बड़ा तो रहेगा ही, बट अगर कोई ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ लिख देता है सो इट विल एक्सपेंड, राइट। सो दैट्स द रीज़न वी हैव यूज्ड टेक्स्ट एरिया हियर। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ div आफ्टर द बटन, एंड ये जो div होगा ये बेसिकली एक ग्रिड हम लोग बना रहे हैं। सो इनसाइड ऑफ द टेलविंड या फिर नॉर्मल जब CSS में हम लोग ग्रिड क्रिएट करते हैं तो ग्रिड के अंदर होते हैं कॉलम्स। सो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करे हैं कि अगर हमारी स्क्रीन मीडियम स्क्रीन है या स्क्रीन का साइज़ मीडियम है तो हम लोग 3 ग्रिड कॉलम्स को शो करेंगे। ग्रिड के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, दैट्स वाई वी हैव 3 कॉलम्स हियर। अगर हमारी स्क्रीन साइज़ स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है तब हम लोग 2 या 1 कॉलम शो करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू गिव अ क्लास हियर इन दिस div एंड वी हैव टू मेक इट अ ग्रिड। यूजिंग फ्लेक्स भी हम लोग ये कर सकते हैं, बट ग्रिड यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा सेंस बना रहा है आई थिंक। एंड ग्रिड के ऊपर हम लोग एक क्लास लगा सकते हैं, देयर इज़ कॉल्स। सो वी कैन डिफाइन कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इस ग्रिड में। यूजिंग 1 आई एम डिफाइनिंग कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज़ में 1 कॉलम हो। जो बेसिक अप्रोच होता है वो होता है स्क्रीन फर्स्ट अप्रोच। दैट्स द रीज़न हम लोगों ने पहले यहाँ पर जो क्लास डिफाइन करी है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्मॉलेस्ट स्क्रीन साइज़ होगी उस पर अप्लाई हो जाएगी, यानी कि स्मॉलेस्ट स्क्रीन साइज़ में एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज़ में ग्रिड कॉलम्स होंगे 1। इसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करेंगे हमारे ब्रेक पॉइंट्स, एंड ब्रेक पॉइंट्स आर बेसिकली दैट पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ जहाँ पर हमारी
जो स्क्रीन है लैपटॉप के लिए अगर हम देखें तो जो ब्रेक पॉइंट होगा वो होगा MD या फिर LG, यानी मीडियम स्क्रीन साइज़ में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। मोबाइल के अंदर अगर हम लोग स्क्रीन साइज़ देख रहे हैं सो होती है जनरली स्मॉल स्क्रीन साइज़। सो इस तरीके से काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स डिफाइंड है टेलविंड CSS के अंदर, एंड यू कैन चेक दोज ब्रेक पॉइंट्स बाय गोइंग इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सर्च करोगे टेलविंड के अंदर ब्रेक पॉइंट्स, सो यू विल से कि ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे कितने सारे अवेलेबल हैं, राइट। MD एक ब्रेक पॉइंट है हमारे पास में, स्मॉल है, MD है, LG है, XL है, 2XL है। सो हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट ब्रेक पॉइंट दैट इज़ स्मॉल एंड कॉलन, यानी कि जैसे ही हमारा व्यू है या हमारी एप्लीकेशन है अगर स्मॉल स्क्रीन साइज़ में आई तब हम लोग ग्रिड के कॉलम्स को चेंज करके कर देंगे 2, ठीक है। और स्मॉल स्क्रीन साइज़ में हम लोग गैप भी दे सकते हैं बेसिकली कॉलम्स के बीच में। सो हम लोग स्मॉल स्क्रीन साइज़ में जो गैप क्लास होगी वो दे देंगे 4। इससे होगा क्या कि हमारे जो कॉलम्स होंगे उनके बीच में 4 का यानी 16 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा, यानी स्पेस आ जाएगा बीच में। दैट्स गुड। नाउ वी हैव टू टारगेट मीडियम स्क्रीन साइज। सो अगेन वी विल राइट द ब्रेक पॉइंट MD यानी मीडियम स्क्रीन साइज, एंड देन वी विल से अगर मीडियम स्क्रीन साइज़ में हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है सो हम लोग ग्रिड में कॉलम्स को दे देंगे 3, यानी कि 3 ग्रिड कॉलम्स हो जाएंगे अब हमारे पास में। और मीडियम स्क्रीन साइज़ में हमारा जो गैप होगा वो बेसिकली हम लोग कर देते हैं 0, बिकॉज वी डोंट नीड गैप, बिकॉज यहाँ पर स्क्रीन ऑलरेडी बहुत बड़ी है और अगर हम साइज़ बढ़ाएंगे सो दैट वाज नॉट मैचिंग अवर रिस्पॉन्सिवनेस, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया 0। Now after this inside of the div we have to basically create text areas. So ये जो text areas होंगे ये एक दो नहीं होंगे, ये basically हमको define करने पड़ेंगे based on the number of nodes user has added into this array. So हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं expression और हम लोग nodes के ऊपर लगा सकते हैं map function. So map क्या करेगा, map basically loop करेगा जितने भी array के अंदर items हैं और जितने items होंगे उतने हमारे लिए text areas generate हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। सो मैप विल बेसिकली कंसिस्ट एन एरो फंक्शन जिसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग कर्ली ब्रेसेस में लगा रहा हूँ इंस्टेंट रिटर्न यूजिंग दीज पैरेंथेसिस। सो मैप फंक्शन जब भी चलता है इट टेक्स 2 थिंग्स, फर्स्ट इज़ द नोट and second is the index. So note is basically nothing but the element inside of our array and index is basically the item index of that particular जिस भी element पे हम लोग loop कर रहे हैं। And we will create a div. inside of this div हम लोगों को जनरेट करने हैं हमारे टेक्स्ट एरियाज। टेक्स्ट एरिया कैन बी सेल्फ क्लोजिंग एंड दिस div शुड हैव वन थिंग दैट इज़ की। अगर आप रिएक्ट के अंदर मैप लगा रहे हो और मैप के अंदर कुछ div वगैरह बना रहे हो तो उसके ऊपर की ज़रूर होनी चाहिए, और की के लिए हम लोग इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और उसके बाद में हम लोग इस टेक्स्ट एरिया को कुछ क्लासेस देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो बेसिकली थोड़ा अच्छा दिखे। बट अगर मैं अभी के लिए हमारे व्यू में जाऊँ, सो बिकॉज वी हैव 3 थिंग्स इन आवर एरे राइट नाउ एंड इफ़ आई क्लोज इट यू कैन सी ये 3 जो टेक्स्ट एरियाज़ हैं ये जनरेट हो चुके हैं मेरे लिए। अगर मैं ऐड करूँगा नोट्स तो और जितने भी मैं नोट्स जितनी बार ऐड कर रहा हूँ उतने ज़्यादा टेक्स्ट एरियाज़ मेरे साथ या मेरे एप्लीकेशन में ऐड होते जा रहे हैं। सो लेट्स नाउ टारगेट द CSS ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया। सो CSS के अंदर क्लास नेम्स हम लोग देंगे। सबसे पहले हम लोग विथ सेट कर देते हैं। सो विथ के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विथ लाइक दिस, लाइक 2/3 अगर मैं विथ दे रहा हूँ दैट मीन्स अवेलेबल विथ का 66.66% विथ हमारा टेक्स्ट एरिया ले लेगा एंड सेव इट। सो दिस लुक्स गुड। नाउ विथ हमारा सेट हो गया है, देन हम लोग एक मैक्स विथ भी दे देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो कभी भी अपनी मैक्सिमम विथ से बाहर ना जाए। सो वी कैन गिव अ क्लास दैट इज़ मैक्स विथ ऑफ मैक्स W ऑफ MD दैट इज़ 448 पिक्सल्स, ये हमारी मैक्सिमम विथ होगी। और उसी के साथ में हम लोग एक मिन हाइट भी दे देते हैं ताकि मिनिमम जो हाइट है वो सेट रहे। 48 अगर मैं दूँ सो दैट इज़ इक्वल्स टू 192 पिक्सल्स। सो हमारा जो कंटेनर है या फिर जो हमारा टेक्स्ट एरिया है आई थिंक वो ठीक लग रहा है। हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सेट करना है बिकॉज यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे सो देयर वी हैव सम बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड के अंदर भी हम लोगों ने ग्रेडियंट सेट किया है। सो अगेन वी विल बी यूजिंग ग्रेडियंट देन 2 देन बॉटम राइट अगेन ग्रेडियंट 2 बॉटम राइट, देन वी हैव टू गिव फ्रॉम कलर। फ्रॉम हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन ऑफ 200 एंड 2 कलर हम लोग डिफाइन कर देते हैं ग्रे ऑफ या फिर हम लोग 2 कलर देते हैं वाइट। So very settled effect of gradient. Yeah, this is looking good to me. And with that, I think हम लोगों को थोड़ा सा border radius भी set करना चाहिए. So what we can do, हम लोग
पहले तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट को कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। सो टेक्स्ट हम लोग कर देते हैं ग्रे ऑफ 700। सो इससे होगा क्या, अभी जो मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, सो वो टेक्स्ट ब्लैक होता, लेकिन अभी मैंने क्योंकि टेक्स्ट ऑफ ग्रे ऑफ 700 कर दिया तो ये थोड़ा सा सेटल ग्रे कलर का है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन भी हमको दिख रहा है जो डिफ़ॉल्ट HTML का होता है। सो वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू रिमूव इट। सो वी कैन डू आउटलाइन ऑफ नन एंड राउंडेड हम लोग सेट कर देते हैं MD मीडियम। दैट मीन्स बॉर्डर रेडियस आ जाएगा 6 पिक्सल का, वेरी सेटल्ड बॉर्डर रेडियस। एंड पैडिंग हम लोगों को सेट करना है थोड़ा सा, तो पैडिंग हम लोग देते हैं 5, चारों तरफ से पैडिंग 5 एंड मार्जिन भी हम लोग 5 कर देते हैं। With that, I think if we go back, so our application is looking exactly the same with जो हमारे final application में। If I refresh अभी तो सब कुछ हट जाएगा बिकॉज हमने कहीं पे भी इसको सेव नहीं किया है। एंड फाइनली हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ द आइकन टू डिलीट अवर पर्टिकुलर note. So again, using img tag, inside of the img we have to provide the src, we have to use expression, but first we have to import our delete icon, कुछ भी आप इसको नाम दे दो, from ./assets के अंदर में हमारे पास में एक इमेज होगी that is delete.png, so we can use that image delete.png and form नहीं है, ये है from। Let's use this delete icon, let me close it inside of the src, और alternatively हम लोग बोल देंगे delete। So this alt tag is very important। Now our image is very big, इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा using again classes। So but for now that's fine for us। हम लोग यूज़ करते हैं cursor pointer class ताकि हम लोग cursor pointer मुझे नहीं मिल रहा है बिकॉज आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। यस, कर्सर पॉइंटर। देन टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं वाइट, आई थिंक नीड नहीं है बट स्टिल। विथ हम लोग सेट कर देते हैं 7 एंड हाइट हम लोग सेट कर देते हैं अगेन 7, तो इट विल बी एन स्क्वायर इमेज। सो दिस लुक्स गुड नाउ। अभी ये इमेज यहाँ पे आ रहा है, बट इफ़ यू वांट यू कैन सेट इट टू द राइट बॉटम कॉर्नर, बट दैट्स फाइन फॉर अस राइट नाउ। अभी हम लोग इस इमेज के ऊपर भी एक ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, यानी कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा इस इमेज पे तब ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन क्लिक, तब हम लोगों को बेसिकली पर्टिकुलर नोट को डिलीट करना है। सो लेट्स कॉल अवर फंक्शन लाइक दिस, और हम इस फंक्शन का नाम रखते हैं हैंडल डिलीट नोट। अब ये जो हैंडल डिलीट नोट होगा ये बेसिकली इंडेक्स लेगा, यानी कि किस पर्टिकुलर आइटम को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। सो वो हम लोग पहचान सकते हैं इस इंडेक्स से, राइट? क्योंकि वी हैव एरे और एरे के इंडेक्सेस होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, सो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। एंड फॉर नाउ आई थिंक वी हैव टू क्रिएट दिस फंक्शन, और अभी के लिए मैं इस फंक्शन को एक एम्प्टी फंक्शन ही बना देते हैं हम लोग। कंसोल कर देते हैं लॉग डिलीट, और क्या डिलीट करना है? इंडेक्स हमने कहाँ पास किया है? एज अ पैरामीटर पास किया है, सो वी विल गेट इट एंड हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। फॉर नाउ वी आर गुड विथ दिस। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ किसी भी इमेज पे, सो कंसोल में मुझे उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स भी मिलेगा। सो अगर मैं फर्स्ट पे करूँगा सो 0th आइटम डिलीट करना है, सेकंड पे अगर करेंगे तो फर्स्ट आइटम, बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and everything is working fine for now. Now the only thing that is remaining here is to write the business logic to save our data inside of the local storage. But before that हम लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अभी मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, सो वो टाइप तो हो जा रहा है, बट आई हैव टू टेक दैट थिंग कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, और उसको मुझे सेव करना पड़ेगा हमारे एक वेरिएबल में, नोट्स के अंदर, जो हमारा एरे है उसके अंदर सेव करना होगा। सो इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट एरिया हम लोग एक इवेंट लगाते हैं दैट इज़ ऑन चेंज, और जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करेगा ये इवेंट फायर होगा। सो इनसाइड ऑफ दिस आई विल गेट इवेंट, एंड मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा दैट इज़ हैंडल नोट चेंज, और जैसे यूज़र क्लिक करेगा या कुछ भी टाइप करेगा सो मुझे मिल जाएगा पर्टिकुलर इंडेक्स, जिस इंडेक्स के लिए यूज़र टाइप कर रहा है या जिस इंडेक्स पे यूज़र वर्क कर रहा है, और क्या एग्जैक्टली टाइप कर रहा है वो मैं ले सकता हूँ यूजिंग event.target.value। सो इस इवेंट से मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली और मैंने इंडेक्स यहाँ से ले लिया है।
सो मैं वैल्यू और इंडेक्स की मदद से ईजिली मेरे एरे को कर सकता हूँ अपडेट. नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन एज वेल. const handle node change will be an arrow function again, and this arrow function will have two things. First हमको मिल रहा है index and second हमको मिलेगी exact value. That's fine. And now one more thing which we have to define here is the value prop. So जब भी हमारे text area में अगर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है सो उसकी वैल्यू हमको कहीं से मिलेगी. सो वी हैव टू राइट वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी जो नोट के अंदर है, यानी कि जो हम लोग लूप कर रहे हैं नोट्स के ऊपर. सो नोट्स के अंदर एरे के अंदर बेसिकली वैल्यूज़ ही तो हैं जो यूज़र ने टाइप करी है. तो वो सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी नोट में, और वो हम सेट कर रहे हैं एज अ वैल्यू प्रॉप इन दी टेक्स्ट एरिया. नाउ लेट्स सेव इट. आई थिंक दैट्स ऑल दी बेसिक वर्कफ्लो जो हमको क्रिएट करना था. अब हमको क्रिएट करना है लॉजिक इन ऑर्डर टू मेक आवर एप्लीकेशन फुल्ली फंक्शनल. सो एक फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, दैट इज़ हैंडल क्रिएट नोट. जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा क्रिएट नोट बटन पे, हमारा जो एरे होगा उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, और इसी की मदद से हमको यहाँ पे एम्प्टी डिव्स भी दिख रहे हैं. अब जैसे यूज़र कुछ भी इसमें टाइप करेगा तब हमने एक हैंडलर फंक्शन क्रिएट किया था, हैंडल नोट चेंज. इस हैंडल नोट चेंज के अंदर हमको इंडेक्स और वैल्यू मिल रही है. इस इंडेक्स और वैल्यू को हम लोग सेट कर देते हैं बेसिकली हमारे एरे में. सो लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल दैट इज़ अपडेटेड नोट्स. ये बेसिकली एक टेम्पररी मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. इसमें हम लोग कॉपी करेंगे नोट्स को, यानी हमारे जो ओरिजिनल नोट्स है एरे, इसको हम लोग शैलो कॉपी कर रहे हैं और इसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं. विद दैट आई थिंक हमको अब ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. ये जो अपडेटेड नोट्स है, इस अपडेटेड नोट्स के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमको यूज़र ने सेंड किया है, जिस पे भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, उसमें हमको वैल्यू सेट कर देनी है जो भी यूज़र ने टाइप करी है. एंड दैट्स ऑल. इसी के साथ में हमारा एरे जो होगा वो अपडेट हो जाएगा. नाउ फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, हमको सेट नोट्स जो हमारा ओरिजिनल नोट्स का स्टेट वेरिएबल है, इसको सेट कर देना है, अपडेट कर देना है. और हम लोग क्या डाल देंगे इसके अंदर, जो भी हमारे अपडेटेड नोट्स होंगे, जो वेरिएबल है हमारा टेम्पररी, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे. सेव इट. नाउ द सेकेंड थिंग, जब यूज़र डिलीट करना चाहेगा किसी भी आइटम को एरे में से, तब हमारे पास में एक फंक्शन ऑलरेडी है, हैंडल डिलीट नोट. हैंडल डिलीट नोट भी सिंपल सा वही काम कर रहा है. हम लोग एक और टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं, अपडेटेड नोट्स सी इसको नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू, अगेन हम लोग कॉपी कर लेते हैं. हमारे ओरिजिनल एरे को हम लोग म्यूटेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉपी बना रहे हैं उसकी, एंड देन हम लोग अपडेट कर रहे हैं कॉपी को, एंड देन हम लोग अपडेट कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल एरे को, राइट, ताकि बीच में कुछ गड़बड़ ना हो. सो अपडेटेड नोट्स जो हैं इसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं स्प्लाइस. सो स्प्लाइस इज़ बेसिकली समथिंग टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द एरे. स्प्लाइस के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है किस इंडेक्स से रिमूव करना स्टार्ट करना है और कितने आइटम्स रिमूव करने हैं. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डिफाइन द इंडेक्स जो हमको मिल रहा है. जब जिस भी आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका इंडेक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है, उस आइटम से मुझे रिमूव करना है. और कितने आइटम्स रिमूव करने हैं, ओनली वन आइटम रिमूव करने हैं. सो इससे होगा क्या, इससे मेरा जो अपडेटेड नोट्स होगा उसके अंदर मुझे जो आइटम जिसको मैंने रिमूव किया है वो नहीं मिलेगा और बाकी सारे मिलेंगे. यानी मेरा जो नोट्स होगा, अपडेटेड नोट्स होगा, वो मेरा अपडेटेड एरे बन जाएगा. इसको मैं सेट कर देता हूँ यूजिंग सेट नोट्स फंक्शन, सेट अ फंक्शन एंड अपडेट नोट्स. सेव इट. सो सिंपली हमने दो चीज़ें बना दी हैं. नोट्स हैंडल भी हो रहे हैं यहाँ पे, यानी सेव भी, आप कुछ भी अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो. सो दिस इज़ क्रिएट, लेट मी मेंशन इट. दिस इज़ अवर क्रिएट, दिस इज़ अवर update, no, not update, this is delete, and this is update. So basic CRUD functionality हम लोग create कर रहे हैं. That is very simple. Now finally जब हम लोग ये सब कर लेंगे, if I go back to my application, if I refresh और मैं create node पे करता हूँ क्लिक, अब मैं यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप कर रहा हूँ, testing 1 2 3, अगर मैं एक और नोट क्रिएट करूँ, सो नाउ यहाँ पर मैं कुछ और टाइप कर सकता हूँ. एक और नोट क्रिएट करते हैं, इसमें भी मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ. और इस पर्टिकुलर अगर मैं ट्रैश आइकन पे क्लिक करूँगा, सो जो हमारा सेकंड आइटम होगा ये हो जाएगा डिलीट. और जैसे ये डिलीट हुआ, जो हमारा व्यू था वो भी अपडेट हो गया. और ये व्यू कैसे अपडेट हो रहा है, ये व्यू बेसिकली अपडेट हो रहा है विद द मैजिक ऑफ यूज़ अ स्टेट हुक. यहाँ पर अगर हमने एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया होता और उस वेरिएबल के अंदर हमने चीज़ों को अपडेट किया होता, सो हमको डॉम को मैनिपुलेट करना पड़ता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट. बट रिएक्ट का बेसिक प्राइमरी मोटिव ये है कि हमको डॉम मैनिपुलेशन नहीं करना. रिएक्ट खुद से हैंडल करता है जो भी वेरिएबल चेंजेस होते हैं. सो इट्स लाइक मेंटेनिंग मॉडल विद द व्यू एंड कीपिंग मॉडल एंड व्यू इन सिंक. सो दिस इज़ वाई वी हैव यूज्ड यूज स्टेट हुक. एंड यूज स्टेट वेरिएबल्स को यूज़ करने से हमारा जो मॉडल और व्यू है
वो इन सिंक में रहता है। एंड ये इसको इन सिंक कौन कर रहा है, इसको इन सिंक रखता है रिएक्ट। सो दैट्स हाउ बेसिकली दिस थिंग वर्क्स। नाउ द ओनली थिंग विच वी नीड इज़ टू सेव एवरीथिंग इन साइड ऑफ द लोकल स्टोरेज, बिकॉज अगर मैं इस पेज को करूँगा रीलोड तो हमारे जो टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, इन सारी वेरिएबल्स की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा जो लिस्ट होगा वो हो जाएगा एम्प्टी। नाउ द फाइनल पार्ट हेयर इज़ टू सेव। सो लेट्स से हम लोगों को यहाँ पे करना है सेव टू लोकल स्टोरेज, LOCAL, local storage. So let's create a function. In this function we will name this function update storage. So update storage क्यों, because STORAGE अपडेट स्टोरेज इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर यूज़र कुछ अपडेट भी कर रहा है तब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, अगर यूज़र कुछ डिलीट भी कर रहा है तब भी हम उसको अपडेट करेंगे। सो वी आर बेसिकली अपडेटिंग आवर स्टोरेज एवरी टाइम, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है अपडेट स्टोरेज इंस्टेड ऑफ सेव टू लोकल स्टोरेज। दैट विल बी नॉट वेरी जेनरिक। सो लोकल स्टोरेज API को यूज़ करना बहुत सिंपल है। यू हैव टू राइट लोकल स्टोरेज, इट्स अ प्री डिफाइंड थिंग जो आपको मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू यूज़ एनी अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। लोकल स्टोरेज डॉट हम लोग अगर लगाते हैं तो हमको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ गेट आइटम एंड सेट आइटम। अगर आपको लोकल स्टोरेज में कुछ गेट करना है, मतलब कुछ चीज़ चाहिए, फेच करनी है, सो हम गेट आइटम यूज़ करेंगे। एंड देन अगर आपको कुछ सेट करना है तो हम लोग सेट आइटम यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग सेट ही कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सेट आइटम्स। नाउ ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, इट्स अ फंक्शन राइट। यहाँ पर दो पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे या आर्ग्यूमेंट वट एवर यू कॉल इट। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू पास द नेम ऑफ द की। सो यहाँ पर आएगी की, KEY की, और उस की क्या वैल्यू है वो, ठीक है। सो इसी के साथ में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ हमारी एप्लीकेशन में और हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, वापस से जाते हैं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर वी हैव द स्टोरेज, दिस इज़ अवर की, दिस इज़ नोट्स। सो हम लोग हमारी की को नाम देते हैं नोट्स, और वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में आएगा हमारे नोट्स जो हमने बनाए। सो नोट्स हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, स्टेट वेरिएबल नोट्स, एंड दिस इज़ एन एरे, सो दिस शुड वर्क राइट। बट लेट मी टेल यू दिस विल नॉट गोना वर्क बिकॉज ये सेव करेगा। लेट्स सी हाउ इट विल हैंडल एवरीथिंग। अगर मैं इस फंक्शन को करूँ कॉल, अब एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इस फंक्शन को मैं कहाँ कॉल करूँगा। इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ जब भी मुझे कुछ अपडेशन परफॉर्म करना है, यानी जैसे यूज़र ने कुछ चेंज किया, कुछ टाइप किया, मैं इसको कर सकता हूँ कॉल राइट। जैसे यूज़र ने कुछ हैंडल डिलीट वगैरह फंक्शन कुछ डिलीट किया, इसको कॉल किया, तो मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे कॉल। इससे होगा ये कि जैसे यूज़र कुछ टाइप कर रहा है या जैसे यूज़र क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर हमारा क्रिएट है, इसमें भी मैं इसको कर सकता हूँ कॉल। सो हर इंस्टेंस पे मैं इसको कर सकता हूँ कॉल, और ये फंक्शन चल के मेरा जो स्टोरेज होगा उसको क्रिएट कर देगा, अपडेट कर देगा, डिलीट कर देगा। बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट आइडियल वे टू डू दिस, बिकॉज हमको हर चेंज पे जब इसको कॉल कराना ही है। सो इसके लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास में हुक है, दैट इज़ वी कॉल एज यूज़ इफेक्ट हुक। नाउ लेट्स यूज़ दी सेकेंड हुक ऑफ आवर प्रोजेक्ट, दैट इज़ यूज़ इफेक्ट। हमने यूज़ स्टेट ऑलरेडी देख लिया है, यह है सेकेंड यूज़ इफेक्ट। नाउ यूज़ इफेक्ट अगेन टेक्स एन एरो फंक्शन और अ कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन जब रन होता है जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है, यानी यूज़ इफेक्ट हुक का बेसिक जो ऑपरेशन है वो एक बार रन होना है जब भी पेज लोड हो, ठीक है, और पेज लोड होते ही ये रन हो जाएगा। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी यूज टू हैव इन विंडोज़ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ विंडो डॉट ऑन पेज लोड। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने यूज़ किया है, सो विंडो डॉट ऑन पेज लोड जब चलता है फंक्शन, जब हमारा विंडो लोड हो जाता है, या jQuery के अंदर जब हम लोग डॉम रेडी होता है वो चेक करते हैं, वो उसी टाइप का ही फंक्शन है। लेकिन इसकी एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पर एक सेकंड आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, दैट इज़ एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। यानी कि ये एरे के अंदर अगर आप एम्प्टी इसको एरे बनाते हो, सो ये फंक्शन एक बार रन होगा जो यहाँ पर होगा। सो हमको क्या रन करना है, हमको अपडेट स्टोरेज रन करना है। अगर मैं इस तरीके से इस फंक्शन को कर दूँ सेव यूज़ इफेक्ट को, और यूज़ इफेक्ट को हमको इंपोर्ट भी कराना होगा जस्ट लाइक यूज़ स्टेट हुक, ये एक बार चल जाएगा और अपडेट स्टोरेज एक बार चल के बंद हो जाएगा। अब पेज जब आप रिफ़्रेश करोगे तब एक बार और चलेगा ये और फिर बंद हो जाएगा, यानी एक ही बार चलेगा ऑन पेज लोड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपडेट स्टोरेज ये हर बार कॉल हो जब भी हमारा एप्लीकेशन में कोई एक वेरिएबल चेंज हो, सो उस वेरिएबल को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस। सो दिस इज़ डिपेंडेंसी एरे। हमारा जो यूज़ इफेक्ट हो गया ये डिपेंडेंट हो गया है नोट्स पे। जब भी नोट्स चेंज होंगे यूज़ इफेक्ट चलेगा और अपडेट स्टोरेज को कॉल कर देगा। आई होप दैट मेक सेंस। अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग लगा सकूँ, सो मैं कंसोल लॉग भी लगा देता हूँ। इसमें हम लोग बोल देते हैं कि इसमें हम लोग लिख देते हैं इनसाइड यूज़ इफेक्ट, सेव इट,
हेड ओवर टू आवर एप्लीकेशन, लेट्स रिफ़्रेश इट। हम लोग जाते हैं कंसोल में, और अगर मैं कंसोल में रिफ़्रेश करूँ इसको, सब कुछ क्लियर करते हैं, यू कैन सी इनसाइड यूज़ इफेक्ट। अब ये 2 बार कॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट को, और रिएक्ट में अगर आप main.jsx में जाओ, सो main.jsx में रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड अप्लाइड है। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही होता है, प्रोडक्शन में जब आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके पुश करोगे तब ये नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली हमारे कंपोनेंट को 2 बार रेंडर करता है। सो इट्स लाइक इट इज़ कॉलिंग यूज इफेक्ट 2 टाइम्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारे डीबगिंग पर्पस के लिए होता है, ताकि हम लोग डेवलपमेंट करते टाइम पे कुछ भी इशू हमको क्रिएट ना हो। अगर इशू हो रहा है किसी एप्लीकेशन में तो हमको ऑलरेडी डेवलपमेंट के टाइम पे ही पता चल जाए। सो दैट्स द ओनली रीज़न, लेकिन आप इसको एक ही बार समझ सकते हो कि एक बार चल रहा है। अब जब भी मैं नोट्स को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने नोट्स को चेंज किया, यू कैन सी हमारा नोट्स जो एरे है उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हुई, तब ये चल गया। अब मैं नोट्स को वापस चेंज करता हूँ, यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ, तब ये चल गया। सो दिस इज़ बेसिकली ट्रैकिंग आवर नोट्स वेरिएबल। जब भी नोट्स स्टेट वेरिएबल चेंज होगा हमारा अपडेट स्टोरेज कॉल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड, राइट। लेट मी रिमूव इट, एंड नाउ इफ़ वी सी हमने इस अपडेट स्टोरेज के अंदर लोकल स्टोरेज में सेट किया है नोट्स को। सो लेट्स सी हमारा लोकल स्टोरेज में कुछ सेट हुआ भी है या नहीं। अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँ, लोकल स्टोरेज में कुछ सेट तो हुआ है, वी हैव द वैल्यू, वी हैव द की, वी हैव द वैल्यू टी। सो लेट्स क्रिएट अनदर वन। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँ, सो यू कैन नोटिस वन थिंग, सेव हो रहा है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश भी करूँगा, सो फिलहाल वो चला गया, बट कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो सेव हो रही है। लेकिन ये सेव कैसे हो रही है? ये सेव हो रही है एज अ स्ट्रिंग, नॉट एज एन एरे। सो वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज हमारा यहाँ पर तो नोट्स तो एरे है, सो इसको एज एन एरे सेव होना चाहिए, बट एरे सेव नहीं हो रहा है, एज ए स्ट्रिंग सेव हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज लोकल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स एरेज को स्टोर करने के लिए नहीं बना। लोकल स्टोरेज सिंपल सा स्ट्रिंग को सेव कर सकता है। सो ये बोलता भी यही है कि मुझे एक स्ट्रिंग दे दो नोट्स का, की का, जो हमारा जो भी की का नाम रखना है वो, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी एज ए स्ट्रिंग मुझे पास करो। मुझे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होल्ड करने हैं। सो जब हमने सेव किया हमारे एरे को, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लोकल स्टोरेज ने उसको यूज़ करके हमारे एरे को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और जो भी चीज़ हम लोग सेव कर रहे हैं अब वो सेव हो रही है एज अ स्ट्रिंग। दिस इज़ नॉट एन इशू, हम लोग स्ट्रिंग के अंदर चीज़ों को सेव कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के बाद हम लोग स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट करके निकाल सकते हैं हमारी चीज़ों को। बट वाई टू डू दिस मच, जब हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। वी कैन सेव स्ट्रिंग्स, दैट्स फाइन। लोकल स्टोरेज के अंदर हम लोग स्ट्रिंग ही सेव करेंगे, बट वी हैव एन एरे। सो इस केस में इसको ओवरकम करने के लिए, इस इशू को, हम लोग यूज़ कर सकते हैं JSON.stringify। सो अगर आपने API कॉलिंग पे वर्क करा है या JSON पे पहले वर्क किया है, सो देर इज़ अ फंक्शन इन JSON कॉल्ड stringify। दिस विल stringify एवरीथिंग। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं लोकल स्टोरेज को, कोई बात नहीं आप स्ट्रिंग ही सेव करो, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे रहा मेरा पूरा एरे स्ट्रिंग बनाने के लिए, मैं मेरे एरे को ही स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ। मेरे एरे को मैं एज अ स्ट्रिंग पास करूँगा, तब तो आप इसको सेव कर सकते हो, और जब भी मुझे उसको फेच करना होगा तो मैं उस स्ट्रिंग को लूँगा और पार्स कर दूंगा। देयर इज़ वन मोर फंक्शन कॉल्ड JSON.parse। सो हम लोग जब भी सर्वर पे डेटा भेजते हैं तब हम लोग उसको स्ट्रिंगिफाई करके ही भेजते हैं यूजिंग JSON.stringify, राइट। एंड इसी तरीके से हमारे पास में जब डेटा आता है सर्वर से तो होता वो एक JSON है। JSON इज़ नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर। इफ़ यू नो अबाउट JSON दैट्स गुड, इफ़ यू डोंट नो अबाउट JSON देन सर्च ओवर इंटरनेट के JSON बेसिकली क्या है। सो JSON जब हम लोगों के पास में API से आता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है एक JSON स्ट्रिंग जिसको हमको पार्स करना होता है, एंड देन वी मेक इट एन एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट या फिर JSON हम लोग बना पाते हैं। सो यूजिंग JSON.stringify हम लोग हमारे नोट्स एरे को कर देंगे stringify, एंड नाउ व्हेन आई सेव दिस फाइल एंड नाउ व्हेन आई रिफ्रेश दिस पेज और मैं करता हूँ क्रिएट नोट को कॉल, और अब मैं अगर कुछ भी डाल रहा हूँ, जितने भी नोट्स मैं ऐड कर रहा हूँ, यू कैन नोटिस नाउ इट इज़ नॉट अ सिंपल स्ट्रिंग बट इट इज़ एन एरे। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट कि यहाँ पर हमारे पास में एरे के एलिमेंट है 0 1, एंड इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एंड फॉर नाउ दिस इज़ डिलीटिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई लोकल स्टोरेज। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा जो ये वाला कोड है ये चलता है, एंड नोट्स को हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं विद एन एम्प्टी एरे। इसी वजह से जो हमारा एम्प्टी एरे है वो इसमें जाता है, और बिकॉज हमारा जो यूज़ इफेक्ट हो गया इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ये वेरिएबल एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, अपडेट स्टोरेज कॉल हो जाता है, और अपडेट स्टोरेज में जो ऑलरेडी स्टोर्ड चीज़ें होती हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। सो अभी तक हमने केवल सेव करना देखा है, राइट।
अब हम लोग देखते हैं फैच करना, यानी ऑलरेडी अगर कुछ है, जैसे इस एप्लीकेशन में मेरे पास में ऑलरेडी डेटा है, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँगा तो जो ऑलरेडी है वो तो रहेगा ही, मैं और ऐड कर पाऊँगा। सो टू डू दैट हम लोगों को सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यूज़ इफ़ेक्ट को हम लोग डायरेक्टली एम्प्टी नहीं करते हैं इनिशियली, हम लोग यहाँ पर एक चेक लगाते हैं। हम लोग बोलते हैं लोकल स्टोरेज से इस बार हम लोग करेंगे गेट। क्या गेट करना है? गेट हमेशा हम लोग कर सकते हैं यूजिंग की। सो हमारी जो की है वो क्या है? वो है नोट्स। सो यूजिंग गेट एंड देन हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे नोट्स, इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। सो लोकल स्टोरेज से हम लोग गेट कर रहे हैं नोट्स को। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता, यानी अगर हो सकता है किसी केस में हमारे पास में कुछ हो ही ना लोकल स्टोरेज में, सो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक और लगाएंगे एंड शॉर्ट सर्किट कर देंगे बेसिकली। अगर यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा कुछ भी तो हम लोग एम्प्टी एरे से हमारे नोट्स को कर देंगे इनिशियलाइज। ठीक है, नाउ दिस विल नॉट वर्क बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला था, अभी जो हमारा नोट्स है वो एज अ स्ट्रिंग हमारे लोकल स्टोरेज में सेव्ड है, क्योंकि हमने स्ट्रिंगिफाई किया था। सो स्ट्रिंगिफाइड जो भी चीज़ होती है उसको हमको पार्स करना होता है। सो यूजिंग जेसन डॉट पार्स वी कैन यूज़ पार्स फंक्शन, और जो भी लोकल स्टोरेज में उसको हम लोग कर देंगे पार्स। सो जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट नोट्स। अगर नोट्स मिल गए तो ठीक बात है, अगर नहीं मिले सो हम लोग हमारे जो एम्प्टी एरे होगा उससे कर देंगे इसको इनिशियलाइज। सेव इट, लेट्स रिफ्रेश। हमारे पास में कुछ एरर है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो या लोकल स्टोरेज डॉट गेट फंक्शन नहीं है, हमारे पास में होता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। सो आई हैव टू चेंज दिस गेट टू गेट item, so get item. Save it and refresh our application. Everything seems working. Now let's test our application finally. Inside of the application अभी कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास में की है लेकिन वैल्यू एम्प्टी है। लेट्स क्रिएट फर्स्ट नोट, टेस्टिंग 1 2 3 4, create another node, testing 5 6 7. नाउ आई विल रिफ्रेश दिस पेज, और यू कैन नोटिस कि हमारा जो ऑलरेडी सेव्ड चीज़ें हैं वो कहीं जा नहीं रही हैं। दिस इज़ बिकॉज हमने यहाँ पर ऑलरेडी चेक करा है, अगर ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में कुछ है तो वही चीज़ हम लोग दिखा देंगे यूज़र को, और एज एन एरे हम लोगों ने इसको पार्स कर दिया। सो हमारे पास में जो नोट्स है वो एरे ही रहेगा, एरे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो हमारे पास में स्टोर्ड है, और उस स्टोर्ड वैल्यूज़ से हम लोग मैप तो लगा ही रहे हैं। सो मैप से हमारा जितने भी ऑलरेडी स्टोर्ड एलिमेंट्स हैं उनके डिव्स जो हैं या फिर टेक्स्ट एरियाज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर खुद का एक कॉमा देके इस तरीके से कुछ एक ऐड भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको सेव करूँगा और मैं रिफ़्रेश करूँ सो यू कैन सी कि जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड किया था वो भी दिख रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट इट। सो लेट मी डिलीट दिस और रियल टाइम पे, क्योंकि हमारा नोट्स चेंज हो रहा है, यूज़ इफेक्ट अपडेट स्टोरेज को कॉल कर रहा है, और अपडेट स्टोरेज बेसिकली जो भी रीसेंट हमारा नोट्स का एरे है उसको कर देता है स्ट्रिंगिफाई करके सेव। सो दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड ऑल दी ऑपरेशंस। लाइक रीड हम लोग कर रहे हैं, सो लेट मी मेंशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रीड। सो CRUD ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर दिए हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, एंड वी आर ऑल्सो सेविंग, सो दैट्स समथिंग विच इज़ कूल। नाउ अगर मैं चेक करूँ हमारी एप्लीकेशन क्या रिस्पॉन्सिव है, सो लेट्स क्रिएट सम सैम्पल नोट्स इन द मीडियम स्क्रीन साइज। हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स 2 नोट्स दिखा रही है, एंड लेट्स resize दिस। सो इफ़ वी आर ऑन मीडियम और लार्ज स्क्रीन साइज, हमारे पास में 3 कॉलम्स हैं, देन हमारे पास में 2 कॉलम्स हैं एंड 1. So this is how we have made our application little bit responsive, and the source code of this application can be found in the description box. Do check it out, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, if you have any question then you can comment your questions in the comment section below. If you have any suggestions then also you can comment down those suggestions. If you like this video then you can subscribe to my channel, like this video, and if you have any further confusion then you can connect with me on Instagram. So that's all in this video. Thank you so much for watching. Have a great day.